नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अनमोल एंड ये है आकाश। एंड नमस्कार। एंड 2024 के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं एंड इलेक्शंस के बाद सरकार भी बन चुकी है। एंड अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरीके से परफॉर्म करती है। आपका क्या स्टैंड है एंड आपका क्या कहना है, किस तरीके से सरकार चलने वाली है। जैसा कि देखा जा सकता है कि हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुन के इस राष्ट्र का कमान दिया गया है। तो एंड ये काफी हिस्टोरिक भी है कि जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने तीसरा टर्म अपना कंटिन्यू किया है। जनरली ये होता है कि एक दो टर्म के बाद सरकार के ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि सरकार थर्ड टर्म कंटिन्यू नहीं कर पाती या बीच में ही उन्हें स्थगित करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा देखने को मिल नहीं सकता है या मिल भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एनडीए के साथ मिलकर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जनसेना जो पवन कल्याण जो मेगा स्टार पवन कल्याण है, चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनकी हिस्ट्री बीजेपी के साथ आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो साथ दे पाएंगे इस तरीके से? आपका क्या आकलन है इस पे? या फिर चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तेलंगाना के, पिछले बार भी रह चुके हैं। उसके बाद ये जगन मोहन रेड्डी जो आ गए वाईएसआरसीपी पार्टी को लेकर कांग्रेस से टूटकर, उसके बाद करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर बहुत ज्यादा होने लगे जगन मोहन रेड्डी के ऊपर। इसलिए उन्होंने इसलिए उनको यहाँ से पब्लिक ने निकाल फेंका और चंद्रबाबू नायडू की सरकार को फिर से ये तो है चंद्रबाबू नायडू का। अगर हम लोग नीतीश कुमार की बात करते हैं, हालांकि वो कितनी बार बोल चुके हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हम लोग का जो ये आकलन है कि जिस तरीके से नीतीश का जो पॉलिटिकल करियर है नीतीश कुमार का, अब शायद ही वो जाएं, बिकॉज उनके पास अब उस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि वो एनडीए छोड़ के अगर INDIA अलायंस के साथ अगर चले जाते हैं एंड उनके पास उतनी ज्यादा सीटें भी नहीं है, शायद 12 या 14 सीटें हैं उनके पास। तो इतने कम सीट के बेस पे मुझे नहीं लगता कि वो जा सकता है। और नीतीश कुमार जी को ये भी समझना चाहिए कि अब समय वैसा नहीं है। आपको बिहार को आप 10 साल या 15 साल आप दे चुके हैं और बिहार के लोग अब आज भी उसी स्थिति में है और दूसरे स्टेट्स में अभी भी कमाने जा रहे हैं। तो अपने बिहार को सिर्फ सड़कें तो दी पहले अपने 5 साल के कार्यकाल में, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आपने क्या किया? आपने तो उसका ब्यौरा नहीं किया। आज भी देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी स्टेट में है तो वो है बिहार। सबसे ज्यादा एंड सबसे ज्यादा मजदूर पूरे भारत भर में अगर किसी स्टेट से जाते हैं तो वो बिहार से ही है। अगर हम लोग प्रशांत किशोर के थॉट्स की बात करते हैं, वो जिस तरीके से अभी अपनी पार्टी चला रहे हैं, जन स्वराज, वो हालांकि इसे एक अच्छे साइन के रूप में देखा जा सकता है अगर वो इस पे सक्सीड करते हैं तो। कि वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप जाति पाति से उठ करके आप उस कैंडिडेट्स को वोट दीजिए जो सच में काम कर सकता है या आप सोचते हैं कि वो कैपेबल है। या जैसे बोलते हैं प्रशांत किशोर जी जैसे बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति को क्यों वोट देना चाहते हैं जो खुद ही कम पढ़ा लिखा है। आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर आप बहुत मेहनत करते हैं। वो ये बात भी बोलते हैं कि आप उसके लिए नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में बच्चे के भविष्य कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक व्यक्ति ने तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसको सब कुछ एक स्टेट का अपना संभालने के लिए भार दे दिया, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? एक बच्चा बिहार का जो कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए खेती बाड़ी छोड़कर पढ़ लिख कर वो मतलब दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जा रहा है और उस स्टेट्स में भी जाने के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। उसको भाषा नहीं आती, ये नहीं आती है, तो वो वहाँ काम करता है, ग्लानि में रहता है कि बस कमाना खाना है और चले जाना है। लेट से अगर हम लोग एक फैमिली की बात करते हैं, हम लोगों ने खुद देखा है आधी फैमिली आपकी बिहार या यूपी में होती है और आधी फैमिली आपकी किसी और स्टेट में होती है। उसका रीजन एक होता है कि आपका जॉब वहाँ पे है। पूरी फैमिली को आप वहाँ पे नहीं रख सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लाखों हैं जहाँ पे हस्बैंड 6 महीने 8 महीने काम कर रहे हैं बाहर एंड वाइफ अलग रही है। उनका अगर शादीशुदा जीवन भी देखा जाए किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, किस लेवल तक इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अब एक सशक्त काम आई थिंक ये नए लीडर की जरूरत है। नए लीडरशिप वहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग चिराग पासवान की बात करते हैं तो वो काफी एक छोटी 5-7 सीट आई थिंक वो इनफ नहीं है और लोगों में उनका अभी थोड़ा उतना विश्वास अभी तक नहीं है, आया नहीं हुआ है।
क्योंकि अब जैसे प्रशांत किशोर जी अभी भारत में बिहार जो राज्य है उसमें भ्रमण कर रहे हैं, बहुत जगह अपने पार्टी को लेकर से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके समस्याएं सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और वो खुद भी एक निम्न परिवार से आते हैं, जो यूएन में जाकर के यूनाइटेड नेशंस और उन्होंने मोदी जी काम किया है। उसके बाद एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी उन्होंने काम किया है। मोदी जी को पहला प्रधानमंत्री उनका ही कैंपेन था, जो अब की बार मोदी सरकार आई थी कि ये कैंपेन उन्हीं का था। स्ट्रेटजी में तो काफी माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो चाहते हैं कि बिहार जहाँ से वो आते हैं उसको भी थोड़ा प्रगति के राह पर लेकर आया जाए। हालांकि नए लोगों का मौका मिलना चाहिए। अब आप थोड़े पुराने ख्यालों से निकल, लेकिन यहाँ पे बात ये भी है कि जब अगला विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, तो उस समय एनडीए की ये मजबूरी रहेगी कि वो अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं ही सीएम फेस रहूंगा, तो इनके पास ये मजबूरी हो जाएगी बिकॉज इनको केंद्र में सरकार चलानी है। ठीक है, सही। या अगर वो नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार हो सकता है किसी और को भी तोड़ने लगे एनडीए के अंदर, ये नहीं मान रहे आप मेरे साथ आ जाओ और हम लोग निकल जाते हैं। हालांकि इसमें ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि अगर अभी सीटों की बात करें तो 241 बीजेपी के पास है एंड पूरे इंडिया को मिलाकर के 290 प्लस है। अगर हम लोग अमित शाह के पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो हो सकता है कि कुछ और एमएलएस कहीं ना कहीं में आ जाए, ऐसा हो सकता है। और एनडीए जो लग रहा है कि वीक हो सकता है और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो सकता है। 6 महीने का हम लोग समय ले सकते हैं, बफर पीरियड जो हो सकता है। जैसे आपने बताया कि अमित शाह के पास्ट रिकॉर्ड्स को हम लोग जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब महाराष्ट्र में एक पार्टी को तोड़ के 2 पार्टी कर सकते हैं और एक सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट क्या हो सकता है भारत में। अगर थर्ड टर्म में बहुत सारे आकलन लगाए जा रहे थे कि अब बीजेपी अपने अलायंस जो भी पार्टीज हैं उनको किस तरीके से मंत्रिमंडल देती है। ज्यादातर अगर बात किया जाए फॉरेन मिनिस्टर, कोई डाउट नहीं है जयशंकर जी ही होने वाले थे। अगर दूसरी पार्टी को और भी ज्यादा सीट मिलती तो भी आई थिंक जयशंकर जी ही रहते। दूसरी बात है चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का, उन्होंने होम मिनिस्ट्री रिटेन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अभी स्टिल है ही। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वो भी रहेंगी और मिडिल क्लास को वो परेशान करती रहेंगी। हालांकि ये बराबर एक रहता है कि उन्होंने मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की जरूरत है। भले ही एज ए नेशन हमारी इकोनॉमी अभी अच्छी परफॉर्म कर रही है, सही है, लेकिन एक मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। और टैक्स स्लैब को 15 लाख तक बढ़ा के रखना चाहिए। 15 नहीं तो कम से कम 10-12 तक आप करें। 10 तक अभी तो मान लीजिए है ही, लेकिन 15 तक उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये 15 लाख तक अगर एक साल में एक निम तक मतलब मीडियम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी भी मिनिस्ट्रीज तो उन लोगों ने वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार तो ठीक है, लेकिन इस बार क्या खामियां देखते हैं इस खामियां मैं देखता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन जो सिलेबस है उसको बदलना चाहिए। 10 साल से आपके पास 10 साल थे, आप बहुमत में थे, लेकिन आज तक आपने सही इतिहास भारत का पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की। ये शायद दीपक जी बोलते हैं। साईं दीपक का भी काफी स्टेटमेंट रहा है कि आई वांट टू चेंज द आई वांट टू, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि वो मुझे करना है, हिस्ट्री को वो बोलते हैं कि इट शुड बी चेंज्ड बोला जाता है। तो वो आपने 10 साल से नहीं किया। लेकिन कर्नाटका में जैसे ही सरकार एक समय कांग्रेस की आई थी, उन्होंने साल भर के अंदर ही सारी चीजों को बदल दिया, जो बीजेपी ने इतने वक्त तक वहाँ 10 साल तक तो इन्होंने सिलेबस, इन्होंने सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का झुंझुना आपको दे दिया कि वो हो, और इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। 2022-23 से होने वाला था, सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी 25-26 तक पोस्टपोन हो चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि वो ग्रेड कार्ड सिस्टम्स को और ईयर में 2 बार अब एडमिशन चालू होना चाहिए, जो कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी एक्सेप्ट कर लिया गया। 1 साल में अब 2 बार टाइम जो स्टूडेंट्स का जो वेस्ट होता है वो नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है, लेकिन आपने मूलभूत जो सिलेबस है पूरे भारतवर्ष में, जो इतिहास का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री के लिए पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, साइंटिफिक टेम्परमेंट का बात हटा दीजिए, तो जो इतिहास हमारे जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा रिवैम्प की जरूरत है कि जो क्या सही है क्या गलत है, इसका अनुमान जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वही लगाए। आप दोनों पक्षों को वहां रखिए, लेकिन आपने तो अभी तक जो लेफ्ट या कॉमरेड या कम्युनिज्म से प्रभावित मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से इतिहास आज तक लिखा है, वही आज तक आप पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ का भविष्य जो है वो दोनों पक्षों को देखना नहीं चाहता है बच्चा?
एक सवाल मैंने भी काफी लोगों से ये सुना है कि जे साईं दीपक जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उस तरीके के जानकारी रखने वाले पर्सन्स की अगर बात करें, क्या वो किस तरीके से गवर्नमेंट में ना रहते हुए भी किस तरीके से इम्पैक्ट दे सकते हैं, अपना एजुकेशन जो है या फिर उनका जो भी नॉलेज है लोगों तक कैसे पास कर सकते हैं अभी जो फिलहाल जो कर रहे हैं उसके अलावा। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक मास को लीड करना पड़ता है। आप ठीक है वो बहुत जगह जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या उन्हें गवर्नमेंट के पॉलिसीज में या फिर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है? किस तरीके से देखते हैं कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में? नहीं, लगता नहीं कि जे साईं दीपक कभी ऐसा करेंगे, या वो चाहते हैं। उन्होंने कई बहुत बार मंचों से कहा है, बहुत सारा कहा है बात, कि आप किसी भी कोई भी बदलाव अगर सरकार से आप चाहते हैं तो आपको उस बात को मासेस तक पहुंचाने के लिए पब्लिक डिस्कोर्स, जब तक कोई बात मासेस नहीं करेगी तब तक आप नहीं सोच सकते कि उस चीज का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जब जैसे राम मंदिर का हम लोग फैसला लेते हैं तो ये पूरे भारत का ही एक बनी हुई थी बात, पूरे माहौल ही भारत में बना हुआ था कि पूरे भारत में राम मंदिर को लेकर चर्चा हो रही, ये हो रही, वो हो रही। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात चल रही थी, इसलिए जल्दी फैसला आया। तो इसीलिए हम मंदिर को फ्री कराना चाहते हैं, टेम्पल को। जितने टेम्पल, उन्होंने कई बार बोला है कि टेम्पल्स को जो मूवमेंट से जुड़ा रहते हैं, आंकड़ा तो कंफर्म नहीं है बट 40,000 ऐसा बताया जाता है टेम्पल्स हैं, एंड स्टेट कंट्रोल में है। एक और बड़ी बात, जो टेम्पल जो स्टेट कंट्रोल में है उसे बीजेपी ने 10 साल रहते हुए क्यों नहीं हटाया? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी और कितना समय लगता है? और आप सोचते हैं कि टाइम लगता है, बीजेपी के आले नेता बोलते हैं कि इसमें वक्त लगता है मंदिर फ्री कराने में या कोई भी काम करने में। आपको क्या उन्हें स्टेट से इसका रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है? नहीं, आप जब सेंट्रली आप किसी भी कानून में अमेंडमेंट करते हैं तो वो अमेंडमेंट को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं स्टेट्स, क्योंकि सुप्रीम आप ही है। और 10 साल तक आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, आपने इस विषय में कुछ नहीं किया। आपके नेता बोलते रहे कि समय लगता है, वक्त लगता है, हर एक चीज में वक्त नहीं लगता है। तो अगर किसी और पार्टी के व्यक्ति अगर आते आज, तो लोग जो चीज हुई थी आज तक, प्रोग्रेस या कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो भी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई थी उसको रोल बैक वो कर देते, रोल बैक संग कर देते, कोएलिशन में रहते हुए भी कर देते। और आपको इतना डर क्यों लगा था कि आपको डिक्टेटर बुलाया जाता है या कुछ भी बुलाया जाता है? जो कि है भी नहीं, कहीं भी नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं है। ये बस एक तरीके का फेक न्यूज फैलाया गया कि डिक्टेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वैसा कोई काम तो किया ही नहीं आज तक। तो इन सब चीजों पे देखने वाला बात ये होगा कि 2024 और जो होगा अब, एक न्यू गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम लेती है सेटल डाउन होने में, एंड आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड यूपी में जो हुआ उसके बाद यूपी की क्या स्थिति रहती है देखना, वो भी देखने वाला बात। आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी की क्या अवस्था रहती है, 2027 में उधर भी है, तो लेट्स सी कि ये कैसा जाता है। तो ये रहा हम लोग का आज का वीडियो, एंड बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।